Morning students, today we are going to discuss further more about our chapter from trade to territory of your history portion. ओके जैसे कि वैसे मैंने आपको पहले दो स्लाइड्स के अंदर चैप्टर का प्रेजेंटेशन दिया था, उसके आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे चैप्टर में किन पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो यहाँ पे देखिएगा हमने ऊपर पढ़ा था वॉर्स के बारे में कि कैसे बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बॉक्सर शुरू हो गई थी। अब हम बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे देखिएगा आगे क्या दे रखा है, कंपनी रूल एक्सपेंड। कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन थे, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी को जीत लिया और जो पहली बैटल थी जो उन्होंने जीती, उसके बाद उनके रूल्स और रेगुलेशन में क्या चेंज आया। द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एनी अननोन टेरिटरी। वो कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करते थे किसी भी कंट्री के ऊपर, ताकि वो उनकी छवि खराब नहीं हो सके। इसलिए इंस्टेड वो क्या करते थे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिक मेथड यूज करते थे। वो उन कंट्रीज को, छोटे छोटे किंगडम्स को इन्फ्लुएंस करते थे कि वो उनके साथ जुड़ जाए, नहीं तो उन्हें क्रश कर दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा और उनकी किंगडम को कैप्चर कर लिया जाएगा। इसी तरह से इंडिया की काफ़ी सारी किंगडम्स जो ब्रिटिशर्स किंगडम थी उनके साथ मर्ज हो गई। आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर 1764, ये ध्यान दीजिएगा 1764 में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बॉक्सर। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट मतलब अपने खुद के घर बना लिए कंपनी ने वहाँ पर रहने के लिए काफ़ी सारे लोगों को, और अपनी ही कंपनी के लोगों को उन्होंने एज अ उन किंगडम का किंग बना दिया। मतलब कि जैसे बंगाल के अंदर उन्होंने उसकी दीवानी ले ली थी, फिर कंपनी ही बंगाल को कंट्रोल किया करती थी, वैसे ही काफ़ी सारे रेजिडेंट में भी उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियली बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। वो वहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारे इंडियन स्टेट में उनके रेजिडेंट रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे, तो वहाँ के इंटरनल अफेयर्स के अंदर वो इंटरफेयर करने लग गए। मतलब कि जैसे किसी किंग की सिटी के अंदर वो रह रहे हैं और उसके कोई इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, दुश्मनों को लेकर, फैमिली को लेकर, उन चीज़ में इंटरफेयर करना, ऐसी चीज़ें भी उन्होंने शुरू कर दिया। They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to be appointed in the administrative post. उन्होंने ये डिसाइड शुरू करना किया कि कौन सक्सेसर बनेगा, मतलब इस राजा के बाद उसका बेटा या कौन आगे जाकर राजा बनेगा, ये चीज़। और दूसरा कि कौन अपॉइंटेड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, मतलब मंत्री वगैरह कौन बनेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। अगली स्लाइड देखेंगे। ओके अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। कभी कभी वो उनको फोर्स किया करती थी कि सब्सिडरी अलायंस वो ले ले, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन। ओके उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर नॉट टू अलाउ टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। मतलब कि इंडियन रूलर्स को ये अलाउ नहीं था कि वो अपनी एक आज़ाद आर्मी, एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाकर रख सकें। बदले में उन्हें क्या होता था कि उन्हें ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी। उनसे कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बदले आप हमें टैक्स पे करिए, आप खुद की कोई आर्मी नहीं रख सकते। They were to be protested by the company but had to pay for the subsidiary alliance. कंपनी उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन उसके बदले उन्हें पे करना पड़ता था उस सब्सिडरी अलायंस फोर्सेस के लिए। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन। और वो कंपनी खुद के पर्पस के लिए ही उसको करती थी, ताकि किसी के पास आर्मी नहीं होगी तो कोई उनका प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा और हर जगह उन्हीं की आर्मी स्टैब्लिश होगी। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर फेल हो जाता था कि वो पूरी पेमेंट नहीं कर पाता था, तो उसकी जो किंगडम थी या उसकी किंगडम का कुछ पार्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश टेरिटरी थी उनके साथ मर्ज हो जाता था, ऐड हो जाता था। देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। पेनल्टी की फॉर्म में उनकी टेरिटरी का मतलब मान लीजिए कुछ हिस्सा वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाता था, फिर वही उसको कंट्रोल करते थे। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड वेंसली जब गवर्नर थे, कब 1798 से लेकर 1805 तक,
तो जो नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हियर की टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो जो अवध के जो नवाब थे उन्हें फोर्सफुली उनकी टेरिटरी का आधा हिस्सा उन्हें कंपनी को देना पड़ा 1801 के अंदर, एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, क्योंकि वो जो सब्सिडरी पेमेंट हुआ करता था फोर्सेस के लिए वो उसमें फेल हो गए थे उसको पे करने में। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू केड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड, और उसके बाद सेम चीज हुई थी हैदराबाद के साथ भी। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड रिचर्ड वेंसलिंग। ये हैं जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम चालू किया था, ये उनकी पिक्चर है। ओके, उनका नाम था लॉर्ड रिचर्ड। ओके, आगे देखिए, अब यहां ऑब्जर्व कीजिएगा नई स्लाइड पर, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। यहां पर क्या दे रखा था, कंपनी रिस्टोर टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट एज इट डिड इन मैसूर। उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया कंपनी ने कि उनका मिलिट्री कन्फ्रंटेशन डिक्लेयर हो रहा है, किसका, टीपू सुल्तान का जो मैसूर स्टेट था या फिर किंगडम था उसके अंदर, वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल होता जा रहा है मैसूर। उसके बाद मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। तो इनके जो रूलर थे हैदर अली, उनके अंडर में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी और वो पावरफुल होता जा रहा था। और उनके जो बेटा था कौन, टीपू सुल्तान, उनके जाने के बाद उसने उस मैसूर को, उस किंगडम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। हैदर अली ने रूल किया था 1761 से लेकर 1782 तक, और उसके बाद टीपू सुल्तान आए जिन्होंने 1782 से 1799 तक उसको कंट्रोल किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट। जो मालबार कोस्ट या बंदरगाह था, वहाँ का जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ करता था, किसमें, पेपर और कैडमम मसाले थे उनके अंदर, वो मैसूर से ही किया जाता था। In 1785, टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संडाला वुड, पेपर एंड कैनमम। 1785 का टाइम था जब क्या, टीपू सुल्तान ने कुछ मसालों की जो पोर्ट में जाने का जो सिस्टम था, जो सप्लाई थी, वो बंद कर दी। किन चीज़ों की, संडाला वुड और पेपर एंड कैनमम, उनकी सप्लाई बंद कर दी थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और उनके जो लोकल मर्चेंट थे, जो दुकान चलाते थे, शॉप चलाते थे, वेयर हाउस कंट्रोल करते थे, उनसे भी ये कहा कि वो कंपनी के साथ ट्रेडिंग बंद कर दें। ओके, ही वॉज स्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मोबिलाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और फ्रेंच पीपल के साथ टीपू सुल्तान के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे और उन्हीं की मदद से वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करता था, यूज़ करता था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगापट्टनम, जो वॉर हुई थी श्रीरंगापट्टनम में मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स की। ओके, ये पिक्चर लगा रखी है यहाँ पर, आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये हैदर अली की पिक्चर है इस तरफ। फिर द ब्रिटिश वेर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश। ब्रिटिशर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो टीपू सुल्तान और हैदर अली काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर होते जा रहे हैं उनके लिए, और उन्हें कंट्रोल करना या फिर क्रश करना ज़रूरी है। फोर वॉर्स वेर फोर्ट विद द मैसूर। मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने टोटल 4 वॉर लड़ी थी। ओके, पहली कब हुई थी, 1767 से 69, देन सेकेंड वन 1780 से 84, देन द थर्ड वन 1790 टू 92 एंड द लास्ट 1799 तक। 92 से ही शुरू हो गई थी। ओके, 92 के बाद 1799 तक चली थी। एंड द लास्ट बैटल, द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, जिसकी मैंने पिक्चर आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई अभी पीछे, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। और लास्ट में कंपनी ने ही विक्ट्री गेन की और उन्होंने मैसूर को कैप्चर कर लिया और टीपू सुल्तान उसमें मारा गया। द टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल को बचाते हुए मारा गया। कौन सी, श्रीरंगापट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडाइज एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट।
वही सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया, यानी कि मैसूर अब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स किंगडम के साथ में मर्ज हो गया था। ये पिक्चर है कुछ उस वॉर्स की, ओके, और ये हैदर अली की पिक्चर है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, द कंपनी फोर्स वेयर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल, बट इन 1792 जब अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसमें क्या था, जो टीपू सुल्तान के 2 बेटे थे उनको ब्रिटिशर्स ने एज अ हॉस्टेज अपने पास रख लिया था। हॉस्टेज मतलब अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाले थे, ताकि टीपू सुल्तान वापस से ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई अटैक ना करे, इसलिए उनको एज अ हॉस्टेज ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साथ लेकर चली गई थी। आगे ऑब्जर्व कीजिएगा, वॉर विद दी मराठास। यहाँ पर एक डिफरेंट स्टोरी लाइन शुरू होती है, ओके। फॉर द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंटली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। कब? 18th century के आसपास, तो उन्होंने मराठा पावर को भी डिस्ट्रॉय किया था। विद देयर डिफीट इन दी 3rd बैटल ऑफ पानीपत, जब 3rd बैटल हुई थी पानीपत की, उससे पहले 2 बैटल्स और हो चुकी थी, लेकिन वो डिफरेंट किंगडम्स की थी, ब्रिटिशर्स की नहीं थी, ओके। तो 1761 में द मराठा ड्रीम्स ऑफ रूलिंग द दिल्ली वाज शैटर्ड। तो जो मराठास का ड्रीम था कि वो दिल्ली पर रूल करेंगे, वो धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया। द मराठा वेयर सबडक्टेड इन सीरीज ऑफ वॉर, कई सारी वॉर्स हुई और सब में वो धीरे धीरे हारते चले गए। इन द फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782, जो पहली वॉर थी वो 1782 में खत्म हुई विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई, मतलब कि एक तरह से ट्रीटी साइन की गई कि ये चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी और ये चीज़ें मराठास को करना अलाउ होगा, एक तरह से समझौता किया गया। देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री, तो ये क्लियरली पता नहीं चल पाया कि किसकी विक्ट्री हुई थी। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 तक चली थी। फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो जो सेकेंड वॉर हुई उसमें क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने वापस मराठास को हरा दिया और उसके रिजल्ट क्या निकला कि उनके अंडर में ओडिशा आ गया, आगरा आ गया, दिल्ली आ गया और यमुना के रिवर का पार्ट आ गया उनके अंडर। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 19 तक चली और फाइनली मराठा पावर को ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली क्रश कर दिया और उन्हें हरा दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन, ठीक है, उन्हें वहां से भगा दिया गया और उन्हें कहाँ, बिथुर भेज दिया, कानपुर के अंदर उनकी पेंशन के साथ। मतलब कि ब्रिटिशर्स उन्हें टाइम टू टाइम कुछ पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, वो खुद कुछ डेवलप नहीं कर सकते, कुछ उगा नहीं सकते और अपनी आर्मी वापस जनरेट नहीं कर सकते, ऐसे टर्म्स के साथ। The company now had complete control over the territories south of the विद्याया, मतलब कि उसके बाद कंपनी का ऑल ओवर कंट्रोल था साउथर्न पार्ट पर भी, ओके। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड एंग्लो वॉर के सीन, और ये है आपके सेकेंड एंग्लो वॉर जो 1803 से लेकर 1805 तक चली थी। और ये वो पिक्चर है जहाँ पर ट्रीटी साइन की गई थी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में क्या आया और मराठास के अंडर में क्या आया। जो ट्रीटी यहाँ साइन हुई थी 1782 के अंदर। ये देखिए द क्लेम टू पैरामोंटेसी, ओके, ये एक डिफरेंट चीज है, ऑब्जर्व कीजिएगा। फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी बनाई गई एक, उसमें क्या शो किया गया, कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई थी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। ये लॉर्ड हेस्टिंग ने ये एक तरह से ट्रीटी और एक तरह का डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जो कि उस टाइम पर इंडिया के अंदर गवर्नर थे, गवर्नर जनरल 1830 से लेकर 1823 तक रहे थे। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी वॉज इनिशिएटेड, नई पॉलिसी स्टैब्लिश की गई ऑल ओवर इंडिया के लिए। और उसके पॉलिसी के अंदर क्या था, नाउ कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स ऑटोनॉमी और अथॉरिटी वॉज पैरामोंटेसी और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट इंडियन स्टेट। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पावर इंडिया में हर स्टेट से ज़्यादा होगी, और उसके चक्कर में अगर उन्हें लगता है कि कोई भी स्टेट उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है या अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर उनके अगेंस्ट चल रहा है, तो वो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं। ये उस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ था।
द व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और उसके साथ साथ आगे ऐसी ही कुछ डिफरेंट पॉलिसीज बनती रही। ओके, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये है लॉर्ड हेस्टिंग की पिक्चर, ये है थर्ड मराठा वॉर जो एंग्लो वॉर थी, ये उसकी पिक्चर है। और यहाँ पर आप देखिएगा महाराजा रणजीत सिंह जी की पिक्चर है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं पंजाब जो स्टेट था या फिर जो किंगडम थी उसके बारे में। ओके, चैलेंज टू पैरामोंटेसी, जो पैरामोंटेसी जो पॉलिसी थी उसको चैलेंज करने वाले लोग कौन थे? व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स अ स्मॉल स्टेट ऑफ कितौर, कितौर नाम का एक छोटा सा किंगडम था, एक स्टेट था, तो ब्रिटिशर्स उसको कैप्चर करना चाहते थे, जो कि कर्नाटका में है आज भी। तो रानी चन्नम्मा, तो जो रानी चन्नम्मा थी उन्होंने क्या अपने हाथों में वेपन्स लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। फिर उसमें एंटी ब्रिटिश वॉर के अंदर 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और प्रिजन में डाल दिया, और 1829 में उनकी डेथ हो गई उसी प्रिजन के अंदर। लेकिन बट अ रायन्ना नेम इज गिवन देयर, रायन्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितौर, जो कि एक चौकीदार हुआ करता था संगोली कितौर के अंदर, उसने इस रेजिस्टेंस को आगे कैरी किया उनके मरने के बाद, और उसने ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन फाइनली 1830 के अंदर उसे पकड़कर हैंग कर दिया गया, फांसी लगा दी गई। इन दी लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया, और 1830 के आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे चिंता होने लगी रशिया को लेकर, क्योंकि रशिया नॉर्थन साइड से इंडिया के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा था। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया, वो एशिया के अक्रॉस एक्सपेंड करेगा और इंडिया में एंटर करेगा उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट की तरफ से। Want to secure their control, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ भी अपना कंट्रोल सिक्योर करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी थी उनकी किंगडम स्टैब्लिश थी और जिसे महाराजा रंजीत सिंह संभालते थे। तो उसी ड्यूरिंग अफगानिस्तान के साथ जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने वॉर लड़ी, जो कि 1838 से लेकर 1842 तक चली, और वहाँ भी उन्होंने अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वो रशिया को थोड़ा पहले ही रोक सके। सिंध वॉज टेकन इन 1843, और 1843 में सिंध को भी कैप्चर कर लिया गया। देन द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी इन पंजाब, जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक पंजाब के ऊपर कंपनी ने किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। देन आफ्टर हिज डेथ इन 1839, जैसे ही वो 1839 में मरे, उन्होंने फिर 2 वॉर लड़ी पंजाब किंगडम के साथ में, और फाइनली 1849 में पंजाब भी एनेक्स्ड कर लिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रायन्ना जो कि ये वॉर लड़ रहे थे, और रानी चेन्नम्मा, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की वीडियो यहीं तक। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।